Hello student, Assalamu alaikum. It's me your Asma Miss. Hope you have seen our first part of 6th chapter, beginning of freedom movement. Now today we will going to continue our second part of this chapter, means remaining of the chapter. Student, before explaining the further part of the chapter, then I will going to summarize the chapter whatever we have learned in the first part. So student, what we have learned already in the first part, that because of the English education we have lot of change in our Indian society. We have changed our culture, we have changed our language, we have changed our living of ways, and because of the education we have moved forward for getting the freedom. We have seen what are the British administration's work and how the British is improving the way of communication. He had already built up the roads and railways. Right now student, it is very helpful for us that because of their build up we have taken the facilities, we have taken the benefit of it. So we by the means of traveling we have connected with the other peoples and we have shared the ideas, right? Now then we have seen the economic exploitation, okay, how the British has exploiting us in a different way of giving the revenue to pay in cash, that farmers has to pay in cash, right? And because of the continued famine, our agriculture is called a backbone of economy, Indian economy. It has been broken. ये क्या बोला जाता था कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है, रील की हड्डी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, कि जितना हमको पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है वो हमारे इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए काफ़ी हो जाता है, मतलब हमारा इकोनॉमी और इंक्रीज़ होता है. लेकिन जब ब्रिटिश ने अननेसेसरी रेवेन्यू जो है वो कैश में पे करने कहा, फिर फार्मर्स जो है अपनी ज़मीन जो है ज़मींदार को गिरवी रख रहे थे, फिर अपनी ही ज़मीन को पे खेती बाड़ी करना, अपनी ज़िंदगी को चलाना, पैसा पे करने की ताकत में नहीं होने के कारण अपनी ज़मीन को वो कॉन्फिस्केटेड करते थे, अब ज़मींदार को वो दे देते थे. फिर कंटिन्यू फमाइन, बारिश होना, कभी कभी बारिश ना होने की वजह से फसल नहीं उगती थी, बहुत सारी चीज़ें हुई जो फार्मर्स को बर्दाश्त करनी पड़ी. इस तरीके से जो है ब्रिटिश जो है हमको एक्सप्लॉइट कर रहा था. फिर हमने ये भी देखा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ बर्न होने के वजह से बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे. फिर हमारे दिलों में जो है बहुत ही दुश्मनी और नफ़रत जो है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ और बढ़ रही थी. वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से क्या हुआ कि हम है ना लोगों की सोच समझ को समझने लगे, हम दूसरों की जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी के ऊपर ध्यान देने लगे, नए नए आइडियाज़ हमको आने लगा, ठीक है. फिर लोगों को जो है एक जस्टिफिकेशन समझ में आया कि हम हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हम इंसानियत के ऊपर क्या कर सकते हैं, हमको क्या देखना है और किस तरीके से हमारे जो इंडिया को हम फ्रीडम ले सकते हैं और प्रोग्रेस पे लेके आ सकते हैं. हमारे व्यूज़ को हमने ऐसे एक्चुअली तो हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस है, इंडिया के पास बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो था एक नया तरीका था, एक नया मीडियम था जिससे हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, जिससे हमने हमारी सोच, हमारे आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश की. देन वी हैव सीन द स्टडी ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एस्थेटिक सोसाइटी बनी इन
1784 में बाय सर विलियम जॉन फिन। इसमें ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था जिसमें जो लोगों को लिबर्टी एंड सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ कराई जा रही थी, ठीक है, इंसान और नेचर्स को लेकर। अब बहुत हमारे ऐसे स्कॉलर्स थे, इंडियन स्कॉलर्स, जो इंडियन स्टडीज़ कर चुके थे, इंडियन कल्चर और इंडियन लैंग्वेज की स्टडीज़ कर चुके थे, ठीक है। अब हमारे बहुत लोगों ने जो है भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 100 सालों से पुणे में अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। देन हमने देखा कि किस तरीके से जो है न्यूज़पेपर्स भी जो काफ़ी मदद होने लगा। पेपर्स जो है इंग्लिश में भी छपने लगे और वर्गुलर लैंग्वेज, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स जो बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर्स छपने लगे, जिससे जो पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरिंग के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। बहुत ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स जो है लोगों को शेयर कर रहे थे, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट थिंग्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। फिर हमने देखा कि उसी दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी इन 28 दिसंबर 1885 में, जहाँ पर पहला एक सेक्शन हुआ, पहली एक मीटिंग हुई मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, जहाँ पर 72 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ के फर्स्ट हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी, जो कोलकाता के काफ़ी नामचीन लॉयर थे, ठीक है। और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए एलन ओटेरियन हुमे, इन्होंने बहुत मदद करी, ठीक है। और जो भी कानून के तहत थ्रू हमने हमारे प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को बताने लगे। ये कम्युनिटी, ये जो प्रेसिडेंशियल शीप थी या जो भी हमारे चीज़ें थी जिसके हम क्या है जो नेशनल कांग्रेस की एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इंडियन लोगों को ही भर्ती करे, और जो मिलिट्रीज़ पे जो हमारे पैसे जो लग रहे थे, ज़्यादा पैसे लग रहे थे, वो कम कर दे। इस तरह की अपील जो है गवर्नमेंट को हम लोग भेज रहे थे। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, उसका क्या मकसद था, वो क्यों ये पॉलिटिकल पार्टी बनी? ये इसलिए बनी कि वो चाहता था कि सारे इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो इंडियन कोई भी जात का हो, किस तरह का हो, उसके पास एजुकेशन है तो वो उसे एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिससे वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी व्यू कर सकता है। और दूसरी बात ये कि हम सब एक हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, ये बारे में बताना चाहते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब देखा गया कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ऐसे पार्ट हुए, हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक मॉडरेटर थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेटर जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, जो अंडर लॉ जो है कानून के तहत जो है ब्रिटिश से लड़ रहे थे, और एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो कानून नहीं चाहते थे, वो जो भी है ऑन द टाइम हम बोल सकते हैं वो लोग बदला लेना था उनको। तो बहुत ऐसे लोग थे, ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, ये जो थे बोला जाता था ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। बहुत सारे जो है केसरी और मराठास न्यूज़पेपर्स में लोकमान्य तिलक ने जो है सारे गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हो रही थी नाइंसाफ़ी वाली, वो एक्सप्लेन किया गया, तो उसमें छपाए थे। बहुत सारे जो है अलग अलग एरियाज़ के न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट को अपील की जा रही थी। अब ये देखते हुए कि जब गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तो इन्होंने गणेश उत्सव और शिव जयंती का ऐसे फेस्टिवल्स एक गैदरिंग की, जिससे लोगों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उसके बारे में शेयर कर सकते थे। ठीक है ना स्टूडेंट, ये सब हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बंगाल में पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन इसलिए हुआ कि विसोरे लॉर्ड कर्जन चाहता था कि हिंदू मुस्लिम वो डिवाइड हो जाए और उस पर वो लोग राज कर सकें। तो साजिश करी गई, और जो है
ये बोला गया था कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम होंगे और वेस्ट बंगाल में हिंदू होंगे। इस तरीके से पार्टीशन जो किया गया था बंगाल का, और मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम को अलग करे। और क्योंकि बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रोविज़न कहा जाता था और इसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने के लिए ब्रिटिश जो है वो उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये बोल के बंगाल का पार्टीशन करने की वो लोग ने सोची थी। लेकिन इस पार्टीशन का जो माहौल था वो पूरी दुनिया में फैल चुका था। इंडिया में तो अब लोग जो है नारे लगाने लगे, वंदे मातरम का नारा लगाने लगे, हर जगह पर जो है रैलीज होने लगी, लोग जो है रास्ते पे आ गए थे, आंदोलन करने लगे थे। तो रक्षाबंधन एक फेस्टिवल होता था जहाँ पर हर हिंदू मुस्लिम जो है वो एक है और सब भाई बहन हैं। इस तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स थे वो लोग भी आंदोलन में आ गए, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट किया इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस जाने के लिए। ये सब चीज़ें हैं हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। आई हैड गिवन यू अ स्मॉल समरी अबाउट दिस। नाउ स्टूडेंट वी विल गोइंग टू सी आवर मेन पार्ट, 4 point programs in Indian National Congress. Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress section of 1905. फिर गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है वो हमारे 1905 के प्रेसिडेंट, इस मीटिंग के प्रेसिडेंट रह चुके थे। ही सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इन्होंने एंटी बंगाल का पार्टीशन नहीं होने का बहुत बड़ा सपोर्ट किया। दादाबाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 सेक्शन। फिर 1906 के जो प्रेसिडेंट थे वो दादाबाई नौरोजी थे। फॉर फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस द वर्ड स्वराज। दादाबाई नौरोजी ने पहली बार अपने प्रेसिडेंशियलशिप में उन्होंने स्वराज बोल के बोला था। In this presidential speech, he gave a message to remain united, try sincerely and fulfill the aim of Swaraj. अपने पहले जब उन्होंने स्पीच दी, पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि आप यूनाइटेड रहो, अलग मत हो, एक साथ जुड़े रहो। ब्रिटिश यही तो चाहता है कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो हम वो आसानी से हम पे राज कर सकते हैं। जब तक कि हम एक मुट्ठी है हमको कोई नहीं तोड़ सकता। फिर वो कह रहे थे कि टाइड सिंसियरली, मतलब जो चीज़ तुम कर रहे हो वो एकदम सिंसियरिटी में होना चाहिए, ठीक है। फिर अपनी स्वराज को फुलफिल करने, स्वराज इज़ अ वन काइंड ऑफ फ्रीडम, अपने फ्रीडम को लेने के लिए उस पर बहुत मेहनत करो, ठीक है। So that today we will be able to save lakh of people suffering from the poverty, hungry, diseases, and India will get respectable position among the developed countries. अगर हमारा काम जो है स्वराज को लेना है, इससे ये होगा कि आज के ज़माने में जहाँ लाखों लोग जो बेरोज़गारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जो बीमारी से प्लेग जो बीमारी हुई थी पुणे में, इस वजह से लोग मर रहे हैं। तो बेटा ये एक उम्मीद थी कि अगर हम अच्छे से काम करें, एक यूनिटी में काम करें, तो हो सकता है इंडिया को भी अपनी एक पोजीशन मिले जो रेस्पेक्टेड हो, ठीक है। कहाँ पर? डेवलप कंट्रीज़ में, मतलब हमारा भी नाम जो है उन्नति में आ जाए। In the same section, Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott was the 4-point programs were unanimously accepted by the Indian National Congress. इसीलिए हमारा स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और बॉयकॉट, ये 4 ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे काम थे जो हम लोग फुल एग्रीड करके जो है उम्मीद से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कर रही थी और हम सपोर्ट कर रहे थे। ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। अगर ये स्वदेशी मूवमेंट चालू होता है तो इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर देंगे, मतलब इतना काम कर लेंगे जो हमारे लिए काफ़ी हो जाए। टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर कैपिटल, रिसोर्सेज, मैन पावर एंड सच अदर फोर्स, एंड फ्रॉम दिस बेनिफिट ऑफ द कंट्री कुड बी अचीव। ये बोला जा रहा था कि अगर हम
स्वदेशी के तरीके में चलते हैं, उस राह में चलते हैं जैसा स्वदेशी हमको होना है, हमको अपने देश का ही रहना है, तो हम जो है हम उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू ब्रिंग ऑल आवर कैपिटल, जितने पैसे हैं, जितनी चीज़ें हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो मैन पावर है, मतलब हमारे जो मैन पावर हम जिसको बोलेंगे यूनिटी, ठीक है, ये सब जो है एक साथ आने पे ही तो देश की क्या होगी, उन्नति होगी और हम लोग स्वदेश हो जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्रीडम ले लेंगे, वी विल गेट द फ्रीडम. It was decided that boycotting of the foreign good is first step and boycott the foreign rule will be the next step. ये डिसाइड किया गया कि अगर हमने फॉरेन गुड्स जो इंग्लैंड से जो चीज़ें आ रही थी अगर उसको हम इस्तेमाल ना करें, उसका विरोध करें, तो ये पहला सक्सेस का स्टेप होगा. और सेकेंड वो कि हम जो फॉरेन रूल्स हैं, जो इंग्लैंड के रूल्स है उसको नहीं मानेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा. ड्यू टू द बॉयकॉट वी विल बी एबल टू अटैक द रूट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. अगर हमने बॉयकॉट किया तो ये हम अटैक कर सकते हैं ये ब्रिटिश के अननेसेसरी रूल्स जो ब्रिटिश हम पे राज कर रहा था. वॉज द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ द लीडर्स, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ये ओपिनियन दिया. ठीक है, सी स्टूडेंट, कुछ वैसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट. हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ऐसे फ्रेज हुए थे, मॉडरेटर फ्रेज और एक्सट्रीमिस्ट फ्रेज. अब इन दोनों का डिफरेंट क्या है, दोनों तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही काम कर रहे थे, लेकिन दोनों का मतलब क्या है या दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम वो देखेंगे. The differences between the ideologists of Indian National Congress arose a great extent in Surat section in 1907. अब ये जो दूरियां हम दोनों के बीच में बढ़ रही थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इसके वजह से जो है काफ़ी जो सूरत में एक प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं, एक नया आइडिया, एक नई सोच हम देख लिए उसमें. द मॉडरेट वर ट्राइंग टू कीप असाइड द रिस्टोरेशन स्वदेशी एंड बॉयकॉट. जितने भी मॉडरेटर लोग थे वो नहीं चाहते थे कि स्वदेशी और बॉयकॉट की चीज़ों को लेते हुए हम फ्रीडम ले सके, इसीलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी. द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट दिस अपोजिशन शुड बी नॉट बी सक्सेसफुल. और एक्सट्रीमिस्ट ये चाह रहे थे कि ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन मतलब मॉडरेटर जो है वो इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं करना चाहते थे. ठीक है, सो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड सच मॉडरेटर लीडर्स ब्लेम दैट एक्सट्रीमिस्ट लीडर आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो ये सोच रहे थे कि मॉडरेटर लीडर्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने और खींच रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर ये राज करना चाहते हैं, इनकी पार्टी बन जाए. ठीक है, तो लाला लाजपत राय ट्राई टू एक्ट एंड मेडिएटर एज पर द तिलक ओपिनियन. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द नेशनल प्लेटफॉर्म्स. लाला लाजपत राय जो है वो क्या कर रहे थे, दो लोगों के बीच में, मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर के बीच में समझौता करने का काम करवा रहे थे. लोकमान्य तिलक का ये कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, हैंस इट शुड नॉट बी डिवाइडेड. इसको तुम तोड़ो मत, इसको दो पार्टी मत बनाओ, इसको एक ही पार्टी में रहने दो. ड्यूरिंग द सेक्शन द टेंशन इंक्रीजेज. जब तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम चल रहा था तब से दोनों के बीच में बहुत मनभेद हो रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो इंटरनली हम फेस कर रहे थे. एंड सिंस नो कंप्रोमाइज वॉज पॉसिबल फाइनली दे वॉज प्लीड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब लास्ट में ये हुआ कि कोई भी ना मॉडरेटर ना एक्सट्रीमिस्ट दोनों भी कॉम्प्रोमाइजेशन पे नहीं आ रहे थे, समझौता पे नहीं आ रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवाइड हो गया दो पार्ट में. ठीक है, लॉ सस्पिशन ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, है ना, बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ, इसके वजह से ब्रिटिश जो है काफ़ी क्या हो गया था, गुस्से में हम बता सकते हैं. द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब्ड लुकिंग एट द इन्फ्लुएंस पब्लिक प्रोटेस्ट. अब काफ़ी जो पूरे देश में जो है बांग्लादेश को या बंगाल को
पार्ट नहीं करना, हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं करना है, जिसके नारे लगाए जा रहे थे, रैलीज हो रही थी, वंदे मातरम बोला जा रहा था, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया, टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सस्पिशन। अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी यूज़ किया, सस्पिशन। होल्डिंग द पब्लिक मीटिंग वॉज इनलीगली बैंड। उसने ना सब जगह पे रहना सस्पेशन किया, मतलब बंद करने का, बैन कर दिया। इसीलिए उसने जितनी भी हमारी पब्लिक मीटिंग हो रही थी उस पर बैन कर दिया, ठीक है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ। उसने ये कानून पास किया कि अगर हमने कुछ चीज़ को मना किया है करने, अगर वो चीज़ होती है तो वो इंसान को बहुत बुरी सज़ा होगी। स्कूल चिल्ड्रंस वर ऑल्सो बेटन अप। जो बच्चे थे स्कूल जाने वाले, उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर ही तो एक मीडियम था जो लोगों को अवेयर कर रहा था, जो भी गवर्नमेंट की क्रिटिसिजम्स थे वो। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर जहाँ पर गवर्नमेंट की बातें बताई जा रही थी, तो उस न्यूज़पेपर को बैन किया गया, बंद करवाया गया, ठीक है। और ये बोला गया कि मैनी प्रिंटिंग प्रेस वर कॉन्सिफिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्लेम द क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। इस बार इल्ज़ाम लगा के बंद किया गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग ये जो है न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं, ये गवर्नमेंट के दुश्मन हैं, इसीलिए इस बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवाई गई। द राइटर्स एंड एडिटर वेर इम्प्रिजन्ड। जितने भी राइटर्स थे और एडिटर्स थे न्यूज़पेपर्स के, उनको जेल हुई। स्ट्रिक्ट एक्शंस वेर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। दिस लीड टू बी सर्व रिएक्शन इन बंगाल। और इसके वजह से जो है बंगाल में इसका असर और दिखने लगा। द रेवोल्यूशनरी अडॉप्टेड द मीन्स ऑफ फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो बदलाव लाना चाहते थे, उन लोगों ने क्या किए, दे स्टार्टिंग फायरिंग, वो लोग फायरिंग स्टार्ट किए। हर जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर। दिस बॉम्ब अटैक वेर एडवोकेटेड थ्रू द केसरी न्यूज़पेपर बाय लोकमान्य तिलक। और ये जो न्यूज़पेपर था हमारा केसरी, इसके ऊपर भी अटैक हो गए। द चार्ज ऑफ सैंडिजेशन वॉज पुट ऑन द लोकमान्य तिलक, फॉर विच ही वॉज सेंटेंस्ड टू मंडले जेल एट मन्यम फॉर 6 ईयर इम्प्रिजमेंट। और जिसके वजह से 6 साल की जो है लोकमान्य तिलक को जेल हो गई थी, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल वॉज द सेंटेंस टू जेल एंड लाला लाजपत राय वॉज ड्रॉप्टेड फ्रॉम पंजाब। मतलब उनको वहाँ से डिपोर्टेड किया गया था, पंजाब से डिपोर्टेड मतलब हटाया गया था। तड़ीपार हम बोलते हैं ना, उस तरीके से किया गया था। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब इतना तनाव भरने लगा कि मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम कम्युनिटी अलग बनने की बहुत वहाँ पर चर्चा हो रही थी। जब जिस तरीके से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में डिवाइड किया जा रहा था, तो अब लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। अब लोगों के दिल में जो नफ़रत, जो चीज़ें जो ब्रिटिश चाहता था कि वो डिवाइड करे और रूल करे, वो अपनी कई हद तक वो सक्सेस हो गया था, जिससे मुस्लिम लीग बनी। अब देखिए क्या वो मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन बना। द ब्रिटिश बिकेम अ वेरी disturbed looking at the overwhelming responses of Indian National Congress in anti partition movement. ब्रिटिश ये बहुत काफ़ी परेशान हो गया कि ये जो एंटी पार्टीशन जो चल रहा है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो काफ़ी काम कर रहा है, तो वो देखते हुए ब्रिटिश ने क्या सोचा, ब्रिटिश वंस अगेन फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उसने फिर से पॉलिसी चालू किया डिवाइड एंड रूल की। उसने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोपोगेंडा दैट for suffering the interest of Muslim they should not have separate political organization. ब्रिटिश ने ये एक साजिश रची कि मुस्लिम के दिमाग में ये डाल दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ जो है वो दूसरे पार्टीज़ के लिए काम कर रही है, मुस्लिम लोगों के लिए नहीं कर रही है। ड्यू टू द मोटिवेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अ कम्युनिटी वॉज अपर क्लास मुस्लिम अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान हैड मीट द गवर्नर जनरल लॉर्ड मिठू। अब बाद में जो मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम अपर क्लास थी, मतलब काफ़ी रिच पीपल हम बोल सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उसका एक लीडर था आगा खान, वो लॉर्ड मिठू गवर्नर जनरल से मिलने गया।
ड्यू टू द मोटिवेशन फ्रॉम द लॉर्ड मिठू द ब्रिटिश ऑफिसर द मुस्लिम लीग वॉज इस्टाब्लिश इन 1908। और लॉर्ड मिठू ने जो आगा खान को काफ़ी पट्टी पढ़ाई हम बोल सकते हैं, और उस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट किया और उसने मुस्लिम लीग बनाने का सोचा, और मुस्लिम लीग बनी 1906 में। मॉर्ले मिठू एक्ट, देयर वॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। इंडियंस के दिमाग में तो यही चल रहा था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है काफ़ी परेशान कर रहा है, वो सब चीज़ें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। द इंडियंस फेल दैट द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वॉज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। इंडियंस लोगों को ये समझ में आया कि हमारे जो इकोनॉमिकली हम बर्बाद हो रहे हैं, हम एकदम गरीब होते जा रहे हैं, वो ब्रिटिश की वजह से था। सो ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, द एक्सक्लूशन ऑफ एजुकेटेड इंडियन इन द गवर्नमेंट सर्विस, अनजस्टिस बिहेवियर टुवर्ड्स द इंडियन इन अफ्रीका, ऑल दिस एडेड द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन पीपल। लॉर्ड कर्जन का जो फालतू का हम बोल सकते हैं वो बेकार, हम बहुत सारी हार्ड जो एक पॉलिसी जो उसने लगाई थी। फिर हमारे जो इंडियन एजुकेटेड लोग हैं उनको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रही है, जो जो भी अफ्रीका में हमारे इंडियंस थे उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा था। ये सब चीज़ें जो है इंडिया देख रही, इंडियंस लोग देख रहे थे, समझ रहे थे। At the temporary reademy of the discontent among the Indians, the Morley-Mittu Reform Act 1909 was passed. अब ये जो टेम्प्रेरी रेडीमी थी, मतलब कि एक छोटा सा सॉल्यूशन थोड़े वक्त के लिए दिया गया था मॉर्गे मिठू एक्ट में। इसमें क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो वही हुआ हमारे साथ। हमारे इंडियंस जब देख रहा है कि हर जगह से इंडियन जो है काफ़ी आंदोलन में आ गए, ठीक है, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये साजिश रची। हम बोलते हैं ना, छोटे सा एक थोड़े देर के लिए ही उसने हम लोग को ये कहा गया कि अब जो लेजिस्लेशन असेंबली है उसमें हमारे इंडियंस भी क्या होंगे, काम करेंगे। द प्रोविजन वॉज इंक्लूजिशन ऑफ द सम इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज मेड। और ये इलेक्ट किया गया, ये मतलब बोला गया कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करेंगे, मतलब लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। इन सम एक्ट द सेपरेट इलेक्टोरल वॉर प्रोवाइडेड टू द इंडियन मुस्लिम, और ये एक्ट के थ्रू कुछ ऐसे हक हम बोल सकते हैं जो मुस्लिम को दिया जाएगा। ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये चालाकी के वजह से, ये साजिश की वजह से ब्रिटिश सीड द डिवीजन ऑफ इंडियन इन वेस्ट नॉर्थ। जो वो चाहता था कि दिलों में नफरत बढ़े, डिवाइड हो जाए, लोग अलग अलग हो जाए, वो कई हद तक क्या हो गया, सक्सेस हो गया। लखनऊ पैक्ट, इन द लखनऊ सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो लखनऊ में एक सेक्शन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1916 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक, अटेम्प्टेड वॉज मेड टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। लोकमान्य तिलक के लीडरशिप में ये जो सेक्शन हुआ था, ये मीटिंग हुई थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। एंड मुस्लिम लीग नो टू एज एन लखनऊ पैक्ट, और जो भी इन द सेम ईयर देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उसी साल 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लखनऊ पैक्ट बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू सेपरेट द एलोकेटेड टू मुस्लिम एंड मुस्लिम लीग एग्री टू सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट वर्क एंड फॉर गेटिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिया। इस पैक्ट में ये जो एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, इसमें ये बोला गया था कि मुस्लिम और मुस्लिम लीग के लिए अलग से एक इलेक्टोरेट होगा, मतलब उनके लिए अलग से सेक्शन बना जाएगा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करेगी, ठीक है, उनके काम के लिए पॉलिटिकली एक राइट बनाया जाएगा, पॉलिटिकली डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। नाउ वी गोइंग टू सी होम रूल। होम रूल मूवमेंट मीन 1914 में स्टार्ट हुआ था, व्हेन लोकमान्य तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम द मंडले जेल, है ना बेटा। लोकमान्य तिलक को जेल में भेजा गया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको 6 साल की सज़ा हुई थी। अब जब वो 6 साल के बाद छूट के आए थे 1914 में,
तो उन्होंने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगेन इन यूरोप, उस ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था यूरोप में। द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर हैड बीन बियर बाय द इंडिया एज वेल। अब यूरोप में जो लड़ाई हो रही थी और उसका डायरेक्ट असर जो हम बोल सकते हैं इंडिया पे भी हो रहा था। द रेट ऑफ बेसिक नेसेसिटी कम्युनिटी इंक्रीज, अब जो भी बेसिक चीज़ें थी वो क्या हो गई, जो उसका दाम जो था वो बढ़ने लगा। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द इंडियंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो इंडियंस पे लगाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। दिस लीड टू इंक्रीज द डिससेटिस्फैक्शन इन द माइंड ऑफ इंडियन, और इसके वजह से और भी हम लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है बढ़ने लगे, बिल्कुल ब्रिटिश का जो डिसीजन था उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे। डॉक्टर अने बसंत एंड लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट, और ये जो दो बंदे थे इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। सच मूवमेंट ऑल्सो बिगेन इन आयरलैंड अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, आयरलैंड में भी कॉलोनिज्म के ऊपर ये होम रूल स्टार्ट हुआ था। ऑन सिमिलर लाइन द होम रूल मूवमेंट डिमांडेड राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया, और उसी के वजह से सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। अनंत बसंत एंड लोकमान्य तिलक मेड द एक्सटेंसिव टूर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्री में लोग सफ़र करते गए, ठीक है। एंड डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट रीच टू द कॉमन पीपल, और जितने भी हमारे कॉमन पीपल थे सारे लोगों को उन्होंने ये समझाया कि अब क्या होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। तिलक firmly स्टार्टेड दैट स्वराज इज द बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तिलक का ये नारा भी था। लोकमान्य तिलक ये चाहते थे कि स्वराज जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं हासिल करके ही लूँगा, ये उनका नारा था, ये उनकी सोच थी लोकमान्य तिलक की। Now we are going to see the first World War and India. The war atmosphere in Europe, growing the dissatisfaction of mind in the Indians, popularity of home rules. In such condition, it was necessary for the British to cooperate from the Indians. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था जिसका असर जो इंडियंस पे भी हो रहा है, और इंडियंस के माइंड में जो है अभी ब्रिटिश के खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था गवर्नमेंट का, रूल्स के जो कानून जो इंडिया में उस ज़माने में हो रहा था बिल्कुल भी इंडियंस उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब ब्रिटिश को ऐसा काम करना चाहिए था जो वो इंडियंस लोग को कोऑपरेट करें। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड द सम पॉलिटिकल राइट्स टू इंडियन, फिर ब्रिटिश ने सोचा कि चलो पॉलिटिकल कुछ राइट जो है वो इंडियंस को दिया जाए। इन 1917 द मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट स्टेप बाय स्टेप इंडियंस विल बी गिवन द राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो 1917 में मॉन्टेग्यू ने जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का था उस ज़माने में, उसने स्टेप बाय स्टेप इंडियंस को उसके सेल्फ गवर्नमेंट का हक देते गया और पॉलिटिकल राइट्स भी देने की डिक्लेयर की। तिलक ऑल्सो डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट आर गोइंग टू शो सिंपैथी एंड कंसिडरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ इंडियन, ओनली देन इंडियन पब्लिक विल रेडी टू कोऑपरेट द ब्रिटिश। तिलक का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो सिंपैथी भी दिखाए और उनके एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट के इंडियंस के जो डिमांड है वो भी कंसिडर करे, ठीक है, तभी ही जो है इंडियंस का पूरा सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को मिलेगा। दिस पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज़ नोन एज रेस्पॉन्सिबल कोऑपरेशन, इसी पॉलिसी को हम लोग रेस्पॉन्सिबल कोऑपरेशन बोलते हैं। मॉन्टेग्यू द कैलफोर्ट फोर्ट रिफॉर्म एक्ट। In 1919, the British Parliament passed another act to bring a constitutional reform in India. 1919 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून है जो डिक्लेयर किया, दिस इज़ नोन एज मॉन्टेग्यू कैलफोर्ट रिफॉर्म एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वेयर ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्ट्री, जो छोटे डिपार्टमेंट्स थे, बहुत कम डिपार्टमेंट्स थे जो इंडियन को दिया जाएगा, इंडियन मिनिस्ट्री को दिया जाएगा। वेयर एज इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, होम अफेयर एंड रेवेन्यू अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर, और जो फाइनेंस है, होम अफेयर्स और रेवेन्यू है, ये सब डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में रहेगा, गवर्नर के अंडर रहेगा। The 1919 Act did not give such exposure to the demand for the responsible government of Indians, लेकिन 1999 का जो भी हमारा ये जो ब्रिटिश ने नया लॉ लागू करवाया था, इंडियन इसको मंजूरी नहीं दे रहे थे। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द एक्ट, सब लोग नाराज़ हो गए थे ये एक्ट के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो हमको देना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ों को हमको दे रहा था, ठीक है।
तो तिलक क्रिटिसाइज दैट एक्ट इज फॉलोइंग वर्ड, तिलक ने क्रिटिसाइज किया देयर इज़ नाइदर स्वराज नॉर द फाउंडेशन, ये ना हमारे लिए स्वराज है ना ही हमारे लिए आगे बढ़ने की कोई तरीका क्या बोलते हैं हम लोग, कोई राह है। द इंडियंस अंडरस्टूड दैट इफ देयर हैव टू subdue the British government then the aggregation need to be more vigorously। अब जो इंडियन लोगों को ये समझ में आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्साइटमेंट में अगर सपोर्ट चाहिए केयरफुली, तो उसको इंडियन गॉट प्रिपेयर फॉर द न्यू मूवमेंट, और इंडिया जो है नए बदलाव के लिए, नए हादसे के लिए, नई आगे उन्नति करने के लिए अभी तैयार है। मतलब वो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, ना गवर्नमेंट की कोई चीज़ों को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब बातें हैं हिस्ट्री में हमने पढ़े कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है इंडियंस के ऊपर अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करा जा रहा था। इंशाल्लाह स्टूडेंट और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रिटिश के बीच में जो चीज़ें हुई और क्या क्या मूवमेंट्स हुए, किस तरीके के हादसे हुए, क्या रिफॉर्म्स हुआ, कौन से रिवॉल्ट्स हुए, क्या रेवोल्यूशनरीज हुई, ये हम पढ़ेंगे। बाय द टाइम आप लोग ये चैप्टर को रिवाइज कीजिए। हो सकता है स्टूडेंट मैं इसके चैप्टर का पूरा वीडियो आपको इसके बाद दिखा दूँ। So by the time student, take care, stay home, stay safe, Allah Hafiz, bye.